एक्सेल के यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या स्पेशल है जो एक्सेल ही हम यूज़ करें, एंड इसमें वर्कशीट पहले तो होती क्या है और कैसे हम इसको एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं और प्लस कैसे सेव कर सकते हैं, और बनाने के बाद हम उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर 3 एक्सेल क्रिएटिंग वर्कशीट्स। तो वेलकम टू माय क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है कि हम इसमें अपने डाटा को ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन करके रख सकें। ऑर्गेनाइज मतलब उसको अच्छे से फॉर्मेट में रख सकते हैं, और इसमें हम कैलकुलेशन और डाटा को ग्राफ्स में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो एक्सेल होता है अलाउ करता है कि हम अपने डाटा को रोज़ एंड कॉलम्स में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ये जो रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं इसके पूरे कलेक्शन को हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट क्या है? जो ये पूरा हमें एक रोज़ एंड कॉलम में डिवाइडेड पेज मिलता है उसे हम एक वर्कशीट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेम मैनर एज इट इज़ डन इन अ मैनुअल वर्कशीट। तो पहले क्या किया जाता है? पहले मैनुअली इसको कॉपी में या किसी भी फाइल में बनाया जाता था, उसके बाद उसमें डाटा फिल किया जाता था। बट अब उसी तरह से ये हमें पूरी जो वर्कशीट होती है ये प्रिपेयर्ड मिल जाती है, और इसमें बस हमें डाटा को इंसर्ट करना होता है, और इसमें कुछ बेसिक फीचर हैं जिसके थ्रू हम वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसी एक्सेल में एक आप नेम देखेंगे जिसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट फाइल। तो ये क्या होती है? ये एक वर्कबुक होती है। वर्कबुक मीन्स जो ये इंडिविजुअल वर्कशीट्स होती हैं, समझ लीजिए कि उसके बहुत सारे पेजेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं, और हर वर्कशीट में हम डाटा को कॉलम्स में एंड रोज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं लाइक दिस, इसको हम कहते हैं कॉलम्स, और जो इस तरीके से होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रोज। तो हर वर्कशीट में एक्सेल की कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं, एंड रोज कितनी होती है? 10,48,576 रोज होती हैं। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अ लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम। लेटर जो होता है यानी कि ABCD होता है, उसमें हर कॉलम के ऊपर डिनोट होता है, उससे पता चलता है कि ये कौन सा कॉलम है, और जो नंबर होते हैं वो हर रो पे लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो जितने ही रोज होंगे उतने नंबर उस पर डले होंगे। इसी तरह से जितने कॉलम होंगे वो A से स्टार्ट कर XFD तक जाता है, यानी कि ABCD तो 26 होती है, लेकिन ये इतने सारे होते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन में बनाकर उतनी कॉलम्स कंप्लीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं A से और XFD तक चलते हैं, और नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और 10,48,576 तक चलता है। Only a small fraction of these column and rows is displayed on screen। जो इसका छोटा सा फ्रैक्शन हमें स्क्रीन पे दिख रहा होता है, जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उसमें सारे रोज एंड कॉलम्स दिखना इज इम्पॉसिबल, हमें नहीं दिख रहे होते हैं, बाकी सारे हिडन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसके लिए हम स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नीचे जाना है तो हम शीट को नीचे स्क्रॉल करके बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सेल क्या होता है? जो इंटरसेक्शन होते हैं कॉलम एंड रोज के, उसे सेल कहते हैं। एक सेल एक बेसिक यूनिट होती है वर्कशीट की, जिसमें हम किसी भी डाटा को एंटर करते हैं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एक सेल को उसके नंबर से, यानी कि वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम B एंड रो 5 इज रेफर्ड टू एज सेल B5। अगर आप कॉलम B में जाते हो और वहाँ पे रो 5 देखते हो तो वो जो सेल होगी उसको हम B5 बोलेंगे, यानी कि पहले कॉलम का नेम आएगा B, देन रो का नेम आएगा 5, विच इज कॉल्ड सेल एड्रेस। इसको हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। और एक सेल में 3 टाइप्स ऑफ डाटा हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? लेबल हो सकता है जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं जिसे हम नंबर्स कहते हैं, एंड फॉर्मूलाज हो सकते हैं जिनको एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम इस पिक्चर में देख लेते हैं कि सेल एंड रोज क्या होती है। आप देखेंगे कि यस, ये जो रोज है, ये वाली जो रोज हैं इनको 1 2 3 लिखा गया है, और ये जो कॉलम है सारे इनकी हेडिंग्स ABCD से डिनोट की गई हैं, और यही चलती रहती है। तो ये पूरा पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे कॉलम एंड रोज हैं वो हिडन होते हैं। और सेल क्या होता है? सेल होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन।
एक सेल जिसमें हम कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं। ये पूरी सेल एक सेल है। जैसे अभी बताया गया कि जो B5 है, बी कॉलम में 5 रो पे अगर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी B5 सेल। यानी कि B5 सेल क्या होगा, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये बी कॉलम में है और 5 रो पे है। ऐसा सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है, तो ये जो है इसका एड्रेस हो गया है। ठीक है, अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्या यूजेस होते हैं, यानी कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला यूज़ हमें यहाँ पे बताया गया है वो है मैनिपुलेटिंग नंबर्स, यानी कि नंबर्स पे हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उससे हम बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें न्यूमेरिक डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका मीनिंग निकाला जाता है कि इसका क्या मीनिंग है, उसको अरेंज किया जाता है। इससे बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को क्विकली परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मार्क्स टैली करने हैं अपने एग्जाम के, तो हम क्या करेंगे, उससे एवरेजेस निकाल सकते हैं, टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी कैलकुलेशंस इससे हो सकती हैं। तो यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं कि इससे हम नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड यूज़ है ऑर्गेनाइज डाटा। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एक्सेल को हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जो इसका फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, रोज एंड कॉलम्स वाला, जो कि स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करता है। और इसमें हम बहुत सारी सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, उसको डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। और आप जब जैसे जैसे आगे आप सीखते जाएंगे, आप देखेंगे कि सॉर्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। स्टोर डाटा एज वर्कबुक, इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हम इसको सेव कर देंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। और इसको सेव किस फॉर्मेट में किया जाता है, इसको .xlsx के फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव किया जाता है। और जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। इसमें वर्क यानी कि एक्सेल में हम जो भी फाइल सेव करते हैं उसे हम वर्क बुक के नाम से जानते हैं। और इसमें जितनी भी चाहें हम उतनी इंडिविजुअल वर्कशीट्स हम सेव करके रख सकते हैं एक सिंगल फाइल में। जैसे कि हमने देखा कि एक वर्कशीट क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ काम करते हैं एक सिंगल वर्कशीट, लेकिन फाइल में हम वर्क बुक में क्या होता है, बहुत सारी शीट्स होती हैं। जैसे कि हमारी बुक में बहुत सारी पेजेस होते हैं, उसी तरह से वर्क बुक में बहुत सारी एक्सेल शीट्स हो सकती हैं, यानी कि वर्कशीट्स हो सकती हैं। तो उस एक फाइल में हम बहुत सारी वर्कशीट्स को सेव करके रख सकते हैं, यानी कि हम पूरी वर्क बुक बना सकते हैं। सेकंड, यानी कि इसके बाद है शेयर डाटा। हम फाइल बनाकर उस डाटा को शेयर भी कर सकते हैं और हम दूसरे सोर्सेज से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम दूसरे फाइल फॉर्मेट में डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको PDF में या फिर HTML फाइल में भी सेव करके शेयर कर सकते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ एक्सेल, यानी कि एक्सेल को हम क्यों यूज़ करें, ऐसा क्या खास है इस एक्सेल में। तो जो फर्स्ट फीचर है वो है एडिट एंड फॉर्मेट डाटा, यानी कि हम इसमें अपने डाटा को एडिट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। एंटर, एडिट एंड फॉर्मेट डाटा, इसमें हम डाटा को इजीली एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें हम सीरीज ऑफ नंबर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। हम चाहें कि 1 2 3 हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट राइट 1 2, उसको हम ड्रैग करेंगे और वो क्या होगा, अपने आप सीरीज़ बन जाएगी। इसमें हम स्पेलिंग को और या फिर किसी डाटा को फाइंड कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहें तो किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई स्पेलिंग एरर है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं सर्च करके, वो सर्च करके खुद ही बता देगा कि इट इज़ रॉन्ग। एडिंग बॉर्डर्स, हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। हम इसमें फॉन्ट, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं फॉन्ट के नाम पे, अगर हम कहें तो फॉन्ट या फॉर्मेट के नाम पे। सेकंड जो इसका फीचर यहाँ पे दिया है, यूज़ फार्मूलाज एंड फंक्शंस, इसमें हम फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती हैं ईजिली। हम डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या, इस डाटा के क्या रिजल्ट्स हैं। कॉमन कैलकुलेशंस हम इसमें इजीली कर सकते हैं। हम इसमें सम फाइंड कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल फाइंड कर सकते हैं और नंबर की बहुत सारी वैल्यूज़ हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। हम फार्मूलाज को चेक कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को भी इसमें करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट वर्कशीट्स। हम चाहें तो वर्कशीट जो हमने बनाई है उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, हम उसकी हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंट आउट होता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हम चाहें तो हम उसकी हार्ड कॉपी आराम से लिख सकते हैं और प्रिंटिंग से पहले हम इजीली देख सकते हैं कि वर्कशीट कैसी दिखेगी प्रिंट आउट आने के बाद। तो उसके हम मार्जिन सेट कर सकते हैं कि चारों तरफ से कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना गैप, कितना स्पेसिंग होना चाहिए।
इसके अलावा हम इसमें चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कलरफुल चार्ट्स, हमने जो भी डाटा एंटर किया है, हम अगर इसमें ऑप्शन देंगे, हम उसमें कमांड देंगे तो वो अपने आप उस पूरे डाटा का कलरफुल चार्ट क्रिएट कर देगा, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारी फाइल है, वो विजुअली बहुत ही सुंदर भी लग सकती है और अट्रैक्टिव भी लगेगी, जो चीज़ समझने में भी ईजी हो जाता है। इसमें हम ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एनहांस हो सके और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ईजिली इलस्ट्रेट कर सके। स्टार्टिंग एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टार्ट आइकन पे जाना है, जो कि हमारी स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, नीचे बिलो लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। उसको हमें क्लिक करना है। उसमें हमें बहुत सारी लिस्ट मिलेगी इंस्टॉल्ड ऐप्स की। उसमें क्या करना है, हमें ढूंढना है, स्क्रॉल करना है और हमें एक्सेल 2016 को सर्च करना है। आपके पास जो भी एक्सेल है आप वो ही ओपन कर सकते हो। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है, जो कि यहाँ पे है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी, जो कि बुक 1 नाम से डिस्प्ले होगी। आपको वहाँ पे टॉप पर आपको बुक 1 लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ पे आपको एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है। इसमें क्या करना है, पहले तो ये सारा डाटा इंसर्ट करना है, उसके बाद उसमें ये फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर है, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर है, और जहाँ पे डिस्टिंक्शंस हैं जिस मार्क्स में, उसमें बैकग्राउंड का कलर चेंज है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज है, मैक्सिमम मार्क्स है, ये सारी चीज़ें फॉर्मूला लगा के निकालनी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सेल में क्रिएट करना है। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो है एंटरिंग डाटा, यानी कि सबसे पहले आपको डाटा को एंटर करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन करनी है। वहाँ पे आपको वो सेल पे जाना है, क्लिक करना है जहाँ पे आपको डाटा को इंसर्ट करना है। देन आपको वो पूरा डाटा एक एक करके बुक में से देखकर टाइप करना है। वहाँ क्या होगा, जो डाटा आप टाइप कर रहे हो सेल में, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रेस लिखा है, तो वो क्या होगा, वो इस सेल पे भी दिखाई देगा। प्लस ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पे भी आपको वो डाटा मिल जाएगा। और जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो जो आपकी सेल है वो नीचे वाली सिलेक्ट हो जाएगी जिस पे आपका कर्सर है। ठीक है, एंटर की से क्या होता है, एंटर की से आपका कर्सर अगली लाइन में चला जाता है या नेक्स्ट सेल पे चला जाता है। एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन करके रखता है सभी टेक्स्ट को। लेफ्ट अलाइन यानी कि टेक्स्ट इस साइड से आएंगे, एंड जो राइट अलाइंड होते हैं नंबर्स, वो इस साइड से आएंगे। सेल के लेफ्ट साइड से नंबर्स आएंगे और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट आएगा और राइट साइड से नंबर्स आएंगे। अच्छा, आप अगर एंटर की प्रेस करोगे तो आप अगली लाइन में चले जाओगे। अगर आपको नेक्स्ट सेल पे जाना है, यानी कि साइड वाली सेल पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आप एरो की प्रेस करोगे। जो आपको 4 एरो कीज मिलती हैं कीबोर्ड पे, उससे आप जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो। लेफ्ट प्रेस करोगे तो लेफ्ट पे जाओगे, राइट प्रेस करोगे तो राइट पे जाओगे। तो इस तरह से आप प्रेस कर करके उसमें पूरा डाटा इंसर्ट कर सकते हो। और इसी तरह से आपको पूरे स्टेप्स रिपीट करके पूरा इसका डाटा इंसर्ट कर देना है। इसमें सारा डाटा एंटर करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उस वर्कबुक को सेव कर दें। सेव कैसे करना है, जैसे कि बाकी सारी चीज़ों में हम सेव करते आए हैं वैसे ही करना है। जस्ट फाइल में जाना है, वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें फाइल कौन सी नेम से सेव होती हैं, यानी कि कौन से एक्सटेंशन से सेव होती हैं, जो भी नाम आपको देना है उसके बाद एक्सटेंशन क्या लगेगा, .xlsx। ये इसका फाइल एक्सटेंशन है, किसका, एक्सेल का। और अगर आप फ्यूचर में कभी भी इसको यूज़ करने वाले हैं या शेयर करना चाहते हैं तो आपको इसको सेव ज़रूर कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि जो इसके स्टेप्स हैं वो सेम है जैसे आप MS वर्ड में फाइल को सेव करते थे। उसके बाद सेलेक्टिंग सेल्स, अगर हमें कुछ भी डाटा में परफॉर्म करना है, जैसे कि हमें वर्ड में करना होता था, तो हम पहले उसको सेलेक्ट करते थे उस टेक्स्ट को। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हमें उसके ऊपर कुछ वर्क करना है, जो हमने डाटा एंटर किया है, तो हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि हम माउस पॉइंटर को क्लिक करके जिस सेल पे हमें सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर दें, जैसे कि सारी जगह हम करते आए हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एरो कीज से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो की प्रेस करके हम उसके पूरे जितने भी डाटा को हम चाहते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें डार्क बॉर्डर में दिखाई देने लगेगा, और जो उसका सेल बार है उसमें हमें उसकी सेल रेफरेंस नंबर दिखाई देगी कि हाँ, इस सेल से इस सेल तक। आपको सबको पता है कि उसके सेल के नेम्स होते हैं, जैसे कि B5 हमने देखा था, उसी तरीके से इसमें आ जाएगा कि इस सेल से लेके इस सेल तक ये सेलेक्टेड है। और जितना एरिया सेलेक्टेड होता है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेंज। तो वो रेंज हमें इसमें दिखाई देने लगेगी कि कितना एरिया सेलेक्टेड है।
अगर आपको सिंपली एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आप उस सेल पे क्लिक कर देंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो जहाँ पे जोन सी रो है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 पे क्लिक कर दिया, 3 लिखा था तो 3 पे क्लिक कर दिया, तो वो पूरी ही रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कॉलम को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। कैसे? वो यहाँ पे ऊपर आप टॉप पे जहाँ पे लेटर लिखा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्या हो सकता है कि आपको कुछ ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे माउस को तो एक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको डिफरेंट एरिया सेलेक्ट करने हैं, मान लीजिए आपको यहाँ करना था, फिर थोड़ी दूर पे यहाँ करना था, फिर यहाँ करना था, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल की प्रेस करके इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, फिर कंट्रोल को प्रेस ही किए रहना है और ये वाला क्लिक एंड ड्रैग करना है, फिर ये वाला क्लिक एंड ड्रैग करना है। इस तरह से ये सारे ग्रुप्स एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिंग डाटा इन द वर्कशीट। अगर आपको डाटा को एडिट करना है, आपने डाटा इंसर्ट कर दिया, अब आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं एडिट करने के, तो उसको क्या कर सकते हैं, पहले तो एडिटिंग होती क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस, जिससे आप अपने डाटा में कुछ चेंज कर रहे हो, वो होता है एडिटिंग। क्यों कर रहे हैं, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, हमें उसे करेक्ट करना है, या फिर डाटा को अपडेट करना है, डाटा अब चेंज हो चुका है, हमें उसको ऐड करना है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है उसको चेंज करने का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस सेल पे जहाँ पे हमें डाटा को एडिट करना है, हमें वहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। फिर हमें क्या करना है, एरो कीज से हमें वहाँ पे जाके एक फ्लैशिंग इंसर्टिंग पॉइंट आ जाएगा। एरो कीज से हम उसको, जो फ्लैशिंग इंसर्शन पॉइंट होता है उसको हम लेफ़्ट राइट मूव करके वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पे हमें डाटा को एडिट करना है। उसके बाद अगर हमने कुछ मिस्टेक की और हमें इरेज करना है तो हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, जिससे कि वो इरेज हो जाएगा उसके लेफ़्ट में जो डाटा है। देन हम टाइप करके डाटा को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे कि इंसर्शन पॉइंट फ्लैश कर रहा है वहीं पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपका इंसर्शन मतलब यानी कि आपका जो डाटा एडिटिंग है वो पूरा हो गया है, आप एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हो। अगर आप चाहें कि आपने जो डाटा एंटर किया था वो गलत था, या अब आपको नहीं चाहिए, आपको वो हटाना है, एक रो पूरी हटानी है, मान लीजिए यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट की लिस्ट बनी हुई है और एक बच्चे का रिजल्ट आपको हटाना है, तो आपको उसको डिलीट करना होगा। आप कैसे डिलीट करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, हाँ आप चाहें तो एक सिंगल सेल का डाटा भी डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरी रो, या फिर जैसे भी आप चाहो उसको डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, जैसे कि वर्ड में था, अगर हमें किसी टेक्स्ट पे कुछ भी परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह हमें एक्सेल में भी सबसे पहले उस सेल को या फिर उस डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एरिया हमें डिलीट करना है। यहाँ पे ये पूरी ही रो सेलेक्ट की गई है, ठीक है। इसके लिए हमें इस रो के लेफ्ट साइड में जहाँ पे नंबर्स होते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम डिलीट की प्रेस कर देंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट करना बहुत ही ईजी है। नाउ अनडूइंग चेंजेस, यानी कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं और आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, तो एक्सेल हमें जो एक फीचर प्रोवाइड करता है अनडू का, वो यहाँ पे आपको टॉप में मिल जाएगा। जो भी आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया था और आपको अगर वो नहीं चाहिए तो आप इस पे प्रेस करके उसको अनडू कर सकते हो, यानी कि आप उसको हटा सकते हो। आप चाहो तो कितनी भी बार इसको प्रेस करके जितने भी स्टेप हैं 1 बाय 1 बैक होता चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा ही बैक कर दिया या आपको फिर से चाहिए था, आपने उसको गलती से अनडू कर दिया था, तो आप उसको रीडू भी कर सकते हो। अगेन से दोबारा से अपने आप खुद से परफॉर्म हो जाएगा, आपको उसको दोबारा इंसर्ट करने की या उस स्टेप को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपिंग डाटा। तो वर्ड में भी हम टेक्स्ट को मूव एंड कॉपी करते थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स का यूज़ करते हैं हम अपने MS ऑफिस प्रोग्राम में। उसके लिए क्या करना है हमें, मूविंग से क्या होता है, मूविंग से हमारा जो डाटा है वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है, दूसरे प्लेस पे चला जाता है, यानी कि ओरिजिनल प्लेस से हटकर न्यू लोकेशन पे अपीयर हो जाएगा। जबकि कॉपिंग में क्या होगा, वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगा प्लस न्यू लोकेशन पे भी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें होम टैब पे जाना है, वहाँ पे हमें कट एंड कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम चाहते हैं, हम उसको मूव करना चाहते हैं, हमें ओरिजिनल प्लेस पर नहीं चाहिए तो हम कट का यूज़ करेंगे। अगर हमें ओरिजिनल प्लेस पे भी चाहिए और न्यू प्लेस पे भी चाहिए तो हम कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमें उसको ले जाना है वहाँ जाकर हम पेस्ट का ऑप्शन प्रेस कर देंगे। पेस्ट बटन हमें उस स्क्रीन पर मिल जाता है, या फिर हम Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्सेल में डाटा को हम एक सेम वर्कशीट पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम एक वर्कशीट से कॉपी या कट करके दूसरी वर्कशीट पे भी पेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग कॉलम विड्थ्स। आप चाहें तो जिसके कॉलम्स होते हैं उसकी आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से जो आपको कॉलम मिले होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया लेकिन वो उतने कॉलम में नहीं आ रहा है। जो उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो है 8.43 होती है अप्रॉक्स, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो उसमें नहीं फिट हो रहा है, आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ टॉप में आपको सबसे पहले जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप इसके एजेस पे माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे वो एरो में चेंज हो जाएगा, इस टाइप के एरो में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप उसको राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके कॉलम की विड्थ डिफाइन हो जाएगी। सेम आप जो ये रोज़ की विड्थ होती है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसकी क्या है 15 पॉइंट होती है जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट हाइट जो होती है एक सेल की। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ रोज़ में आकर के उसको इसी प्रोसेस से आप उसको अप डाउन करके मूव करके बढ़ा घटा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा विड्थ चाहिए तो। अगर आपको नई रोज़ चाहिए तो आप क्या करोगे, यानी कि मान लीजिए आपने फिल कर दिया लेकिन अचानक आपको याद आया कि एक बच्चे को आप इंसर्ट करना भूल गए हो, तो आपको एक कॉलम और या एक रो और इंसर्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको जाना है होम टैब में। सबसे पहले आप होम टैब में जाएंगे, जहाँ पे आपको न्यू कॉलम या न्यू रो चाहिए वहाँ पे अपना आप माउस पॉइंटर या माउस कर्सर को रखेंगे। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट शीट रोज़। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी और जो वाला डाटा था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा कॉलम हमें न्यू इंसर्ट करना है तो भी हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। होम टैब में जाना है, वहाँ पे हमें इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंसर्ट के नीचे आपको क्या करना है, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर देना है और एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और जो डाटा यहाँ था वो क्या हो जाएगा, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आपको किसी कॉलम या रो को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अभी तो हमने इंसर्ट करना सीखा है लेकिन इन केस आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो क्या करेंगे, हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है कि हम कॉलम एंड रोज़ को डिलीट कर सकें। इससे क्या होगा, वो कॉलम या रो डिलीट हो जाएगा और उसके प्लेस पे जो लेफ्ट साइड डाटा था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा या फिर जो बिलो डाटा था वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले होम टैब में जाना है, देन डाउन एरे क्लिक करके हमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा और डिलीट शीट कॉलम हम वहीं पे क्लिक कर देंगे। सेम जहाँ से हमने इंसर्ट किया था उसी में हमें नीचे ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीटिंग अ रो डिलीट करनी है तो हमें डिलीट शीट रोज़ का ऑप्शन चूज़ करना होगा। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि हम रोज़ या कॉलम्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हमें कभी सेल को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए या सेल को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ एक सिंगल सेल की नीड है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी हम इंसर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हम एक सेल इंसर्ट करते हैं तो जो इसका डाटा है पहले का वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर स्पेस बन जाएगा। और अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको डिलीट करेंगे, दूसरी सेल इसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग वर्कशीट। अगर आप वर्कशीट को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग से क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। इसकी वजह से आप अपना जो आपकी जो शीट है उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेजिबल बना सकते हो, ताकि इजीली हर तरह के लोग उसको पढ़ सकें। और इससे क्या होगा, आपकी जो वर्कशीट है बहुत ही प्रेजेंटेबल भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना सीखेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने से क्या होगा, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हम हो सकता है उसकी जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो चेंज करना चाहते हैं, उससे थोड़ी अपीयरेंस भी चेंज होगी और रीडेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, जिसका भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, सबसे तो पहले आपको उन सेल्स को या उन डाटा को आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि वर्ड में हम करते चले आए हैं। जिसका भी हमें कुछ इफ़ेक्ट डालने होते हैं जिन टेक्स्ट में, उनको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। देन होम टैब में हम जाएंगे, फिर हमें फ़ॉन्ट पे जाना है। यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा या एक लिस्ट कह सकते हैं आप इसको, और इसमें से आप अपनी फेवरेट फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सेम वे में आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया था, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हेडिंग थोड़ी सी बड़ी करनी है तो हम उसको पूरा चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन हम होम टैब में जाएंगे और वहाँ पे ऊपर सेम हमें फ़ॉन्ट के साइड में हमें क्या मिलेगा, फ़ॉन्ट साइज़। ये पहले क्या था, फ़ॉन्ट स्टाइल, उसके साइड में हमें फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाएगा।
वहाँ से हमें चूज़ करना है। अगर हमें बड़ा करना है तो हमें नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े वाले पॉइंट्स हमें चूज़ करने होंगे। नेक्स्ट कमांड है सेंटरिंग डाटा अक्रॉस कॉलम्स। आपके डाटा में आपको मान लीजिए यहाँ पे आपने हेडिंग डाली है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है, ये साइड में है, आपको इसको सेंटर में ले जाना है, ये सारे कॉलम्स जो हैं उनके सेंटर में ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी ऑप्शन है, तो आपको क्या करना होगा, होम टैग में जाना होगा। यहाँ पे आपको ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले आपको इन सारे ही सेल्स को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, फिर आपको मर्ज एंड सेंटर सेल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा और ये सारी सेल मर्ज हो जाएंगी, यानी कि सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। You can also use bold, italic and underline data options in your worksheet. इससे क्या होता है, बोल्ड अगर आप कर दोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करोगे तो वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करोगे तो आपका जो टाइटल है या जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे लाइंस आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जो इफेक्ट है बिल्कुल वही करके दिखाया गया है इसमें। इसको करने के लिए आपको डाटा सेलेक्ट करके आप ये शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने डाटा सेलेक्ट किया है और ये अप्लाई किया है वो इसी फॉर्म में हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका पूरा वर्कशीट है वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हो, कुछ अलग दिखाना चाह रहे हो, एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें इससे हो जाती हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ डाटा। अब आपने जो डाटा इसमें इंसर्ट किया है उसका आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि जो टेक्स्ट डाटा होता है वो लेफ्ट में अलाइन होता है और जो नंबर डाटा होता है वो राइट में अलाइन होता है। एज यू कैन सी हियर, ये टेक्स्ट में है तो ये लेफ्ट अलाइंड है और ये सारे नंबर्स हैं तो ये राइट अलाइंड है, ठीक है। और इसमें दो तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली मीन्स जो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेसिंग है इसके सेंटर में वो आ जाएगा, और वर्टिकली मीन्स यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो गैपिंग है उसके सेंटर में वो आ जाएगा, अगर आप उसको अलाइन सेंटर अलाइन करोगे तो, ठीक है। तो इस तरह का अलाइनमेंट है टॉप या डाउन, और इस तरह का अलाइनमेंट है लेफ्ट या राइट। उसके लिए क्या करना है, होम टैब में जाना है, देन आपको लेफ्ट अलाइन करने के लिए क्या करना है, ये वाला साइन प्रेस करना है, ठीक है। इसके लिए आप शॉर्ट की Alt+H या A+L भी प्रेस कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको सेंटरली अलाइनमेंट वाली बटन पे क्लिक करना है, या फिर ये शॉर्ट कीज़ आप Alt+H प्रेस करने के बाद A+C प्रेस करेंगे। सेम आपको राइट अलाइनमेंट के लिए ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। वर्टिकली अलाइन के लिए वर्टिकली के दो ऑप्शन होते हैं, तीन, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर हो तो टॉप वाला चूज़ करेंगे, मिडल चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं तो मिडल वाला चूज़ करेंगे, और बॉटम में चाहते हैं यानी कि सेल के सबसे नीचे वाले पार्ट में चाहते हैं तो बॉटम अलाइनमेंट को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज चेंजिंग द कलर ऑफ द सेल्स। अब टेक्स्ट को तो हम चेंज कर लेते हैं, बट अगर हम चाहें तो आपका जो ये बैकग्राउंड है, सेल का जो कलर होता है बैकग्राउंड का, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें होम टैब में जाना है, वहाँ पे हमें फिल कलर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जस्ट जो फॉन्ट साइज़ का नंबर है उसके नीचे आपको फिल कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप शॉर्ट की के लिए Alt+H+H भी प्रेस कर सकते हैं। देन आपको जो कलर चाहिए वो कलर इस पैलेट में से आपको चूज़ करना है, जो भी कलर आपको सेल का चेंज करना है। और अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आपको रिमूव करना है तो आपको ये सारे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इसी पैलेट में आपको नो फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो जो उसमें कलर ऑलरेडी था वो रिमूव हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम सेल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करना है, उस डाटा को पहले सेलेक्ट करना है, देन हमें अगेन होम टैब पे जाना है, वहाँ पे हमें फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी मिलेगा। जस्ट फिल कलर के साइड में हमें क्या मिलेगा, फॉन्ट कलर का ऑप्शन, और शॉर्ट की क्या है Alt+H+F+C, ठीक है, बहुत बड़ा है। उसके बाद क्या करना है, जो कलर आपको अपने टेक्स्ट का चाहिए जो आपने चूज़ कर रखा है, ठीक है, ये जो चूजिंग आपका डाटा है, सेलेक्टेड डाटा है, उसका जो भी कलर आपको करना है वो कलर आप चूज़ कर लेंगे, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, देन वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको वो कलर नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो अगेन आप सारे स्टेप फॉलो करके ब्लैक कलर उसमें अप्लाई कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। आप सेल्स में बॉर्डर को भी अप्लाई कर सकते हैं, एडिंग बॉर्डर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपने सेल्स को सेलेक्ट किया है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी दूसरी सेल से,
तो उसके लिए होम टैब पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको बॉर्डर में जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसा बॉर्डर चाहिए आपको, वो स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। देन क्या होगा, जैसे ही आप उसको चूज़ करेंगे उसमें बॉर्डर असाइन हो जाएगा। नाउ इस प्रोजेक्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि जो डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स थे उसके बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज होना चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जैसे ही मार्क्स 70 से अबव होंगे द कलर ऑफ द बैकग्राउंड विल चेंज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें होम टैब में जाना है। पहले तो हमें इन सारे कॉलम्स को जहाँ पे हमें टोटल करना है या फिर मार्क्स हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, उनको हमें सेलेक्ट कर लेना है। देन होम टैब में जाके यहाँ टॉप में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से हमें चूज़ करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसके नीचे हमें मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो फॉर्मेटिंग करनी है वो यहाँ पे हमें हाईलाइट सेल्स रूल्स मिलेंगे। ठीक है, कि सेल कहाँ पे हाईलाइट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट द क्राइटेरिया यू वांट टू हाईलाइट। जो क्राइटेरिया आप हाईलाइट करना चाहते हो वो यहाँ से आप चूज़ कर लोगे। देन क्या करना है, आपको ग्रेटर देन वाला जो एक डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि किससे ग्रेटर देन का नंबर आपको चाहिए। तो आपने 70 एंटर कर दिया, क्योंकि 70 से ग्रेटर होगा तो जैसे ही 70 से ग्रेटर कोई नंबर इंसर्ट करेगा तो ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको चूज़ कर लेना है जो भी ऑप्शन आपको चाहिए। देन क्लिक ऑन ओके, जो यहाँ पे ओके है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही जो वैल्यूज़ हैं वो कंडीशन को मीट करेंगी, एक्सेल वो फॉर्मेटिंग अपने आप खुद से कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो कि 70 से ग्रेटर देन थे वो सारे अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। अब आप चाहें तो इस कंडीशन को या कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, होम टैब में ही जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाना है, वहीं आपको मिलेगा क्लियर रूल्स, उसको आपको चूज़ करना है। देन क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर देना है और वो सारी जो कंडीशन उसमें अप्लाई थी वो रिमूव हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, देन एक्सरसाइजेज है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।